पिक्चर सिंप्लीफाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं डॉक्टर चंद्रमणि सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ और एआरओ परीक्षा के पैटर्न के बारे में, उसके विषय के बारे में, कैसे प्रश्न पूछता है और क्या पूछा जा सकता है। ओके, तो चलते हैं आरओ और एआरओ परीक्षा के बारे में। बेसिकली यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है। यह दो चरणों में होती है, आरओ और एआरओ की परीक्षा। एक होता है प्री और एक है मेंस। अभी हम बेसिकली बात करेंगे प्री को लेकर के। प्री में दो तरह के प्रश्न पत्र होते हैं या दो प्रकार के प्रश्न आयोजित किए जाते हैं। प्रथम पाली में जो होता है वो समान अध्ययन का होता है, यानी कि जीएस का होता है, और जो दूसरी पाली में परीक्षा होती है वो सामान्य जनरल हिंदी की परीक्षा होती है, सामान्य हिंदी की। जो जीएस का पोर्शन है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है कितनी? 140, और प्रश्न पूर्णांक कितना होता है? 140 अंक का, जिसमें समान अध्ययन को और समय कितना होता है? यह 2 घंटे का समय होता है। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं क्या क्या है। हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो जो हमें पढ़ना है, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसमें हमें क्या ध्यान देना है? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सवालों को पढ़ना है। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 यानी आज़ादी तक हमें पूरा अध्ययन करना है। जैसे 1857 की क्रांति में किस स्थान से किसने भाग लिया, या कौन सा जो रूलर था या जो ब्रिटिश था उसने जो भाग लिया और किसने किसको हराया, ये ध्यान देना है। जो विभिन्न तरह के सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जितने संगठन बने, उन संगठन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, संगठन का कार्य क्या था, किस वर्ष बनाया गया था, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन था या गांधीवादी आंदोलन था या जो भी आंदोलन थे, उसके कौन कौन से चरण रहे, क्या क्या कालक्रम क्या रहा, किस कारण आंदोलन स्थगित किए गए, या जो विभिन्न प्रकार के ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए, उन अधिनियमों का भी अध्ययन हमें करना है। उसके बाद हमें देखना है इंडियन इकोनॉमी में अभी हम इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमें संसद, अनुच्छेद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल हैं या जो भी उनकी शक्तियां हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना होगा। खास बात यह है कि अगर हम पूरा अनुच्छेद कवर कर लें तो लगभग उनकी सारी शक्तियां और सभी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें इकोनॉमी और कल्चर। इकोनॉमी में बेसिकली हमें देखना होगा कि जो ज़्यादातर इसमें करंट इकोनॉमी पूछा जाता है। उसके बाद कुछ स्टैटिक्स पार्ट होते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है, जीवीए क्या है ना। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन। तो इकोलॉजी के लिए आप नोट्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेंगे तो पर्याप्त है। हालांकि सब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्योंकि वही ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। क्योंकि बिना रणनीति के, बिना हथियार के तो आप लड़ नहीं सकते। तो जो PYQ होता है बेसिकली वो ये डिसाइड करता है कि आपका रास्ता किधर है, आप किस रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो ऐसे तो बस आप पढ़ते जाइए और आपको रास्ता मालूम ही नहीं होगा। इसलिए PYQ का अध्ययन करना है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी।
तो जो ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें हम बेसिकली ध्यान देंगे कौन सा पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, ज्वालामुखी कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, झीलें कितनी हैं या कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, विवाद किस झीलों को लेकर के है या किस मतलब ज्वालामुखी विस्फोट अभी हुआ है तो कहाँ हुआ है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या फिर जनजाति इन सब ले करके या ग्रासलैंड्स कहाँ कहाँ हैं इस पे हम ध्यान देंगे और याद करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी है। उसी तरह रिसोर्सेस पे हमें जो ध्यान देना है बेसिकली कितने मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन मिनरल्स का जो प्लेस है यानी कि जो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है और जहाँ पर भंडारण यानी उत्पादन और भंडारण दोनों को ध्यान में रखना होगा कि किस जगह पे कितना उत्पादन होता है, उस मिनरल्स का भंडारण किस जगह पे कितना है ना, ये सब चीज़ें हैं। या नेचुरल रिसोर्सेज हों, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। हालांकि क्वेश्चन कम ही होता है लेकिन बायोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड होता है। एक आध दो फिजिक्स के क्वेश्चन होते थे, जैसे मात्रा को लेकर के या जो भी कुछ अपडेट्स हुए हों उस पर बातचीत होती है। बाकी जूलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे पेड़ पौधों को लेकर के, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में लेकर के, है ना। तो इसको हम PYQ से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो यह अब PCS सिंप्लीफाइड की टीम के द्वारा निर्मित जो इनकी मैगज़ीन है, जो मंथली मैगज़ीन है, बेसिकली जब मंथली भी है और आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे निकाला जाता है इसको, तो उसको आप पढ़ करके पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये लगभग आप समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की इसके पास कैपेसिटी है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च बेस मैगज़ीन है और कई राउंड पढ़ा जाता है। और ख़ास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो हिंदी का मैगज़ीन अलग होता है, इंग्लिश का मैगज़ीन अलग होता है, लेकिन इस मैगज़ीन में ऐसा कुछ नहीं है, सेम मैगज़ीन है। और ये मैगज़ीन करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त है, क्योंकि देखिए अगर मान जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो हर क्वेश्चन को अपने आप में कवर कर सकता है, लेकिन यह मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता है। कोई भी ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि सारे क्वेश्चन मेरे यहाँ ही से आए हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस में है उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा के बारे में जानकारी। इसके लिए हम अलग से कुछ नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के, और एक बेहतर रणनीति बनेगी इस पर। उसके बाद हम आते हैं सामान्य हिंदी को लेकर के। सामान्य हिंदी जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है, इसमें समय 1 घंटा है। आपको याद होगा कि जो GS का पोर्शन है वहाँ पर समय 2 घंटा है और यहाँ पर समय 1 घंटा है। ये गलती कभी मत करिएगा कि आप जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो 2 घंटे दिए थे वो भी वही ध्यान में रहे कि जो सेकंड पार्ट है वो भी 2 घंटे का है। नहीं, वो सिर्फ 1 घंटे का है। कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम आराम से करते हैं और भूल जाते हैं समय का, और हम रंगते नहीं गोला तब तक घंटी बज जाती है। इसका हमें ध्यान देना है। तो 1 घंटे में कितने प्रश्न करने हैं हमें? 60 प्रश्न, यानी कि समझिए 1 मिनट 1 प्रश्न भी आपको दिया गया है। दूसरा है कितने नंबर का है? 60 अंक का है। और इस सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे विलोम शब्द से, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची शब्द, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है और टेस्ट भी देना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करनी है कि जितना हमें याद कर लें। हम इसके लिए आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए उसके बाद हम आते हैं कि हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी है, मेंस पाठ्यक्रम की भी चर्चा छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे इसको,
है ना, क्योंकि अभी हमें पूरा फोकस प्री पे करना है, क्योंकि प्री एक बहुत हर्डल होता है पास करना। 5-6 लाख लोग भरते हैं फॉर्म और उसमें गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो हमें प्री पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री जब पास नहीं करेंगे तो फिर मेंस में जाएंगे कैसे? नहीं, दरवाजे पर ही नहीं पहुँचे तो फिर हम बाहर के पढ़ने का मतलब ही क्या कि अंदर जान गए कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ठीक है, तो अब हम जो हमारी रणनीति है बेसिकली, ये तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिलेबस क्या है, कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि हम जिस वार रूम में बैठे हुए हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस तरीके से इस प्री नामक जो हर्डल है उसको हम कैसे क्रॉस करें। तो इसके लिए हमने जो हमारी टीम ने मिल करके बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई है कि क्या क्या करना है हमें। जनरली मैं देखता हूँ कि आजकल न जाने कितने टेस्ट कराए जाते हैं, कोई 50 टेस्ट करवा रहा है, कोई 100 टेस्ट करवा रहा है। ठीक है, करवाते होंगे और अच्छी बात है अगर समय से वो करा पाएँ, लेकिन समस्या तब आती है जब सॉल्यूशन आप नहीं देते हैं उस चीज़ का। आप 100 टेस्ट तो करा लेते हैं, लेकिन उस 100 टेस्ट में बच्चे को कितने आपने सोल्यूशन प्रदान किया। सोल्यूशन सिर्फ चेक करके देना नहीं है, उसका व्याख्या आपने कितना दिया, कितना आपने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया, ताकि वो बच्चा याद कर सके। अब सोचिए, इसमें हम लोगों ने कुल 28 टेस्ट पीटी के लिए रखे हैं, जिसमें इस 28 टेस्ट में 9 टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज। कितने क्वेश्चन होंगे? 100। टोटल हो गए आपके कितने? 900 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हो गए। ठीक है, उसके बाद हिंदी के कितने टेस्ट हैं? कुल 6 टेस्ट हैं। कैसे? टॉपिक वाइज, यानी विलोम का अलग, विशेषण विशेष का अलग, पर्यायवाची का अलग। ये कितने क्वेश्चन हैं? 60 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 360 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कर सकते हैं इसको। तो आप 28 टेस्ट में 9 वो और 6 ये, टोटल हो गए 15। अब बचे जो टेस्ट हैं, 3 टेस्ट करंट अफेयर्स के हैं। करंट अफेयर्स यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे। ये टोटल हो गए कितने? 300 क्वेश्चन। अब जो ये तो हो गया टॉपिक वाइज। अब हम कराएंगे किसमें? इस 28 टेस्ट में 5 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के। जो कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? एक प्रश्न पत्र में 140 फुल लेंथ टेस्ट, यानी टोटल हो गए कितने? 700 क्वेश्चन। उसके बाद 5 कराएंगे आपको फुल लेंथ टेस्ट हिंदी के 60 क्वेश्चन के हिसाब से 300 क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि 900 क्वेश्चन ये, 300 करंट अफेयर्स के, 9 3 1100 और 1100 और ये 700 1800 क्वेश्चन आप केवल जीएस के सॉल्व कर रहे हैं 28 टेस्ट में। तो 1800 क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टेस्ट से ही सब कुछ आ जाएगा। लेकिन एक मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, वैसे ही हिंदी का आप देख लीजिए, 300 क्वेश्चन यहाँ मतलब फुल लेंथ के और 360 यहाँ, यानी कि 660 क्वेश्चन आप हिंदी के करके जा रहे हैं। यानी कि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका कुछ सिलेबस बचता ही नहीं, क्योंकि आप सिलेबस वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस वाइज आप पढ़ के आएंगे। तो वो जो रणनीति होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना। और एक समय ऐसा आता है कि आप देखते हैं किला तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस किले पर चढ़ने के लिए आप अगर पहले ही हिम्मत हार जाएंगे, जैसे कभी कभी व्हाट्सएप या फेसबुक पर दिखाता है कि वो लंबा ऐसे खड़ा किला है, इस किले पर चढ़ने के थोड़ा सा झुक के चढ़ना पड़ता है। तो वो अगर हम पहले देख के ही हार गया कि कैसे इस पर चढ़ना है, पहला ही कदम नहीं हमने बढ़ाया, तो फिर हम नहीं चढ़ सकते। तो उसी तरह हम जो सिलेबस है हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक एक सेगमेंट, एक एक पार्ट करके आपको एक एक स्टेप चढ़ाएंगे।
और फाइनली जब हम चढ़ेंगे तो जब आप शिखर पर जब पहुंचते हैं ना तो सुंदरता वहीं से दिखती है। जब कभी आप पहाड़ पर गए हों तो जब वहाँ खड़े होते हैं तो जो घाटियाँ दिखाई देती हैं और शहर आपके नीचे दिखाई देता है, ये सफलता के बाद ही नज़र आता है ना। तो फिर फ़िलहाल अभी हम आते हैं इस टॉपिक पर। तो हम लोगों ने लगभग ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया है कि कैसे कितने कितने टेस्ट हम कराएंगे विषयवार, और अब हम आते हैं कि थोड़ा सा और फीचर हम क्या देंगे। इसके साथ साथ होता है कि आप सॉल्यूशन, प्रश्न तो आपने दे दिया, लेकिन प्रश्न आपने दे दिया, उत्तर की जांच आपने कर ली और बच्चा सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो 4 विकल्पों में 3 विकल्पों का उत्तर कौन देगा? 4 विकल्प तो ठीक है, एक विकल्प आपने बता दिया कि सही है, 3 विकल्प हैं वो भी तो कुछ रिलेवेंट रखते होंगे, कोई ना कोई टॉपिक से जुड़े होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? व्याख्या करनी होगी कि अच्छा 3 टॉपिक बचे हुए हैं इनकी भी व्याख्या हो। दूसरा, उस प्रश्न की व्याख्या होनी चाहिए कि इसका जो डाउट है वो भी क्लियर हो। अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता तो समझ जाए कोई याद भी नहीं होगा और बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि उस प्रश्न से रिलेटेड कोई और प्रश्न आ गया तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें व्याख्या करनी होगी। तो इसके लिए हम एक विस्तृत व्याख्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को टॉपिक पे, और यह सिर्फ हिंदी में नहीं होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। माफ़ कीजिए, यहाँ 140 प्रश्न होगा लेकिन गलती से 150 लिखा गया है, उपलब्ध कराया जाएगा। और ये हम जो भी व्याख्या होगा या जो भी प्रश्न पत्र होंगे हम सब उसको क्या करेंगे? पोर्टल पे अवेलेबल करा देंगे या टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। दूसरी चीज़, इसके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सलाह की भी व्यवस्था की गई है। आप चाहें तो इस नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी का मतलब क्या हुआ? जानकारी सिर्फ यही नहीं होता कि आज टेस्ट है कि नहीं है, टेस्ट कब होगा, है ना, कौन सा टेस्ट है। जानकारी प्राप्त करने का मतलब है कि इस जो मेंटरिंग बेसिकली, कि जो आपने टॉपिक पूछा है, सर ये क्वेश्चन चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप पूछिए, आपको उस पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। या तो आप प्रत्यक्ष यहाँ अपने सेंटर पर आकर के भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक खास चीज़ पे मैं बात फोकस करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनका कंपटीशन किससे है, ये कैसे पता चलेगा हमें? यह पता तब चलेगा जब हम उसकी जो रैंक है या वो कितना परफॉर्म कर रहा है अपने टेस्ट को लेकर के, उसको हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे ने कितना क्वेश्चन किया है, कितना अटेम्प्ट किया उस छात्र ने, उस अभ्यर्थी ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन उसके सही हैं, कितने गलत हैं, कितनी माइनस मार्किंग हुई, है ना। इससे क्या होगा कि एक एनालिसिस होगा कि हम ये देखेंगे कि वो जो स्टूडेंट है किस सेगमेंट में या किस पार्ट में कमज़ोर है, हमको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बच्चे को खुद भी रियलाइज़ होगा कि ये हमारे जैसे संविधान का ही भाग है, तो उसमें जितने 100 क्वेश्चन हैं, कल वो सोचेगा कि मूल अधिकार वाला हमारा गलत क्वेश्चन हो रहा है, या पार्लियामेंट से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या जो अनुच्छेद वगैरह हैं भाषा से लेकर के, या जो भी चीज़ें हैं अनुच्छेद हैं, या जो तो अनुच्छेदों में हमारी गड़बड़ी हो रही है, तो ये उस प्रश्न पत्र में उसको समझ में आएगा। और पूरा ओवरऑल पेपर उसको रैंकिंग में समझ में आएगी कि जो हमारा एनालिसिस टीम है वो एनालिसिस करेगा और बताएगा कि आपको इस टीम पर या इस सेक्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद हम आते हैं जो एक ख़ास बात यह है कि जो आर.ओ. की टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, एक संभावित तिथि है कि फरवरी में होगा। आई डोंट नो कब होगा, लेकिन फरवरी में एक संभावना है। नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, तो उस हिसाब से हमने जो 28 टेस्ट डिसाइड किए हैं वो होगा वस्तुतः 17 अक्टूबर से, लेकिन ये 15 अक्टूबर को हम टेस्ट कर रहे हैं ओपन फॉर ऑल, यानी कि इस टेस्ट में सभी लोग चाहे ऑनलाइन मोड पे जुड़ करके आएँ या ऑफलाइन मोड पर आएँ। ऑफलाइन मोड में इलाहाबाद या प्रयागराज कहना ज़्यादा अच्छा है,
प्रयागराज, क्योंकि नाम बदल गया तो फिर हम इलाहाबाद नहीं कह सकते। प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह हैं जहां ऑफलाइन सेंटर है हमारे। उसके बाद ऑनलाइन सेंटर तो आप जान ही रहे हैं, पूरा भारत है अपना, चाहे तो बाहर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आर के लिए। तो हम 15 अक्टूबर को ओपन टेस्ट रखे हैं, इसमें सभी लोग निःशुल्क आकर के एग्ज़ाम या परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर से परीक्षा प्रारंभ, टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए 17 तारीख को पॉलिटी से हमने शुरू किया, इस दिन 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस का पेपर, दूसरा होगा सामान्य हिंदी का पेपर। ऐसे ही चलेगा, 2 पेपर एक साथ कराए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि पॉलिटी है तो सब पॉलिटी पढ़ के चले आ रहे हैं, पूरा एक लक्ष्मीकांत उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, इससे क्या ना कि बर्डन बढ़ेगा और ये जो दिमाग है ना, इस पर प्रेशर बनेगा और ये फट जाएगा। तो हमें एक आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, रुकते ठहरते संभलते गिरते फिर चढ़ते चलते चले जाएंगे, है ना, कि इतने दूर तक चल के आए हैं तो हम आगे भी ज़रूर जाएंगे, यह एक जज्बा होना चाहिए। तो वैसे ही हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिक या लगा अच्छा ये पढ़ना, अरे बाप रे 1 हफ्ते में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, ये भी अनुच्छेद छूट रहा है, तो इधर पार्लियामेंट छूट गया, इधर राष्ट्रपति छूट गए, तब सब पढ़ना है लेकिन धीरे धीरे। तो हमें जैसे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, राजनीतिक व्यवस्था में अवधारणा, रूप, प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान की विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान, है ना, प्रस्तावना, ये 6-7 टॉपिक दिए गए। न्यायपालिका है, उच्च सर्वोच्च न्यायालय, तो इसको 1 हफ्ते में आराम से कवर किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि बहुत बर्डन आ गया, पूरे लक्ष्मीकांत का 700-800 पेज उठा के आप पढ़ना शुरू कर दी, नहीं, आप धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सामान्य हिंदी में विलोम, अब विलोम के सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे, तो विलोम एक पार्ट है, आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं। उसी तरह पॉलिटी के 2, पॉलिटी नेक्स्ट होगा 22 अक्टूबर को, पॉलिटी सेकंड। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि इतने टॉपिक थे, ये राजनीतिक व्यवस्था से लेकर के 6-7 टॉपिक हैं। फिर जो इसीलिए पॉलिटी सेकंड 2 टेस्ट कराया जा रहा है कि बर्डन ना हो आपके ऊपर। देखिए कुल मिला के हमें आपको प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, हमें ये करना है कि आप एक बेहतर रिजल्ट दें, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हो हमारी। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते गए और टेस्ट देते गए, आपको अपने भी पढ़ना है, टेस्ट भी देना है ना। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, टेस्टों का भरमार नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत पॉलिटी 2 यानी सेकंड पार्ट होगा, जिसमें 6-7 टॉपिक हैं। वैसे फिर हिंदी, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि 29 अक्टूबर। इस तरह हर मतलब आपके सहूलियत के हिसाब से दीपावली और दशहरा और जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि भाई कब तक आप ऐसे ही केवल सिलेबस, अरे दिमाग है कहीं, उसको भी थोड़ा सा खुराक चाहिए, त्योहारों का खुराक चाहिए, है ना। जिसलिए उसको छोड़ करके हम उसी हिसाब से एक डेट तय किए हैं। और खैर छोड़िए इस डेट का क्या मतलब है, कोई जब आप चाहें तब आकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो शेड्यूल में होना चाहिए। जब आप फ्री हो कि सर मुझे आज एग्ज़ाम देना है, तो आइए, स्वागत है। आप कभी भी किसी टाइम मतलब ऑफिस टाइम, ऐसा नहीं कि रात 11 बजे 12 बजे चले आए, सर मुझे टेस्ट देना है, मतलब ऑफिस टाइम में आए और आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये शेड्यूल है पूरा, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें पूरा 28 टेस्ट, और मुझे नहीं लगता कि 28 टेस्ट में जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाहर से कुछ पूछना चाहिए। कोशिश अपनी यही रहेगी कि हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस दें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, ये नंबर है हमारा, दोनों फ़ोन नंबर, और इसी में एक ये वेबसाइट का नंबर है upcsimplified.com, www.pcssimplified.com। आप इस पोर्टल से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब आपको बस रजिस्ट्री करनी है, फ़ीस नहीं पे करना है। यहाँ फ़ीस जब आप पोर्टल को लेंगे या परचेज़ करेंगे तब आपको पे करना होगा। फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है,
इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो आपको जब आप लिंक पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, शक्ति की मौलिक कल्पना करिए और समर की तैयारी करिए। जिस तरह राम ने जब देखा कि रावण के अंक में यानी गोद में शक्ति बैठी हुई है और राम देख करके थोड़ा सा भयभीत होते हैं, तो जामवंत जी समझाते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। तो हमें जो मौलिक कल्पना है शक्ति की, वो यही है कि रणनीति क्या है, हमारी तैयारी क्या है, इसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब तैयारी कर लेंगे तब जाके हमें सिद्धि की प्राप्त होगी। जय हिंद।